नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना में प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी, साथ ही वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। जैप कार्यकर्ता राजभवन मार्च निकालने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 0 माइल के पास ही रोक दिया। जैप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। पुलिस ने जैप कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। तस्वीरें पटना के पहाड़ी इलाके की हैं, जहां पुलिस ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। साथ ही कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार भी की गई। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। पुलिस और जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी होती रही। दरअसल जैप कार्यकर्ता राजभवन मार्च पर अड़े थे। जब पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को जबरन सड़क से हटाया गया। इसके बाद वो हंगामा करते रहे। तब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा। तरीके से यहाँ पर 0 माइल पहाड़ी पर पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिके और लगातार देखिए पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं को अलग कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि कार्यकर्ता अलग हो जाए। राजभवन मार्च के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने 0 माइल के पास ही बैरिकेडिंग कर दी थी। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त पप्पू यादव भी मौजूद थे। दोनों तरफ से काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रही और आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पप्पू यादव ने प्रशासन पर लाठी के जोर पर प्रदर्शन को रोकने का आरोप लगाया। हम तो बढ़ेंगे। ये पहला चरणबद्ध आंदोलन था मेरा। 6 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसके बाद राज्यपाल से घेरो। दरअसल कई दिनों से किसानों के नाम पर सियासत चल रही थी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे और जब पप्पू यादव पहुंचे तो राजभवन मार्च पर निकलने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन किसानों के नाम पर सीनाजोरी शुरू हो गई तो पुलिस हरकत में आ गई और हंगामा कर रहे जैप कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में महागठबंधन भले ही सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन आरजेडी अभी भी सरकार बनाने का सपना देख रहा है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि बिहार में नीतीश सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तेजस्वी के इस सियासी शगुफे पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए ने जहां तेजस्वी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है, वहीं कांग्रेस तेजस्वी के सुर में सुर मिला रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए। इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में, तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। चुनाव के 41 दिनों बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई तो थी हार की समीक्षा करने के लिए, लेकिन बैठक में आरजेडी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कहकर नया शिगुफा छोड़ दिया। तेजस्वी के इस दावे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी के दावे को जेडीयू और बीजेपी ने सिरे से खारिज किया। साथ ही इसे सरकार को अस्थिर करने और ब्रांड नीतीश को कमजोर करने की असफल कोशिश बताया। आशीर्वाद लेगी, ये वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक असफल प्रयास है। ब्रांड नीतीश को कमजोर करने का प्रयास है और अपनी पराजय को तथाकथित जय में बदलने का प्रयास है। वह जनता के वोटों पर कम और अपराधियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके जमाने में बैलेट लूट होती थी। जब से बैलेट
बंद हो गया, तब से उनकी भी दुकानदारी जो चलती थी वह बंद हो गई, क्योंकि ईवीएम लूटने की कोई सुविधा किसी को नहीं है और इसीलिए वह लगातार पराजित भी होते जा रहे हैं। पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को भी रोक नहीं है। वहीं तेजस्वी के मध्यावधि चुनाव के दावे पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तंज कसा है। मांझी ने लिखा है, तेजस्वी यादव के 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वो चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब जब आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस तेजस्वी के दावे के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, जबकि आरजेडी तेजस्वी के बयान के आधार पर चुनाव की तैयारी में जुटने का दम भर रहा है। अब जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी कोई एस्ट्रोलॉजी तो इसमें हो नहीं सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसे ही सोचेगा कि ये चलेगी नहीं सरकार। और जिस तरह का अंदरूनी अंतरकलह है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो सबको लगता है कि बीच में चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में आए हुई सरकार बहुत दिन तक जो है टिकाऊ नहीं रहेगी। ये सरकार जो है किसी समय जो है जा सकती है। इसीलिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, बिहार वासियों को भी कहा है और जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार को भी कहा है कि कभी भी जो है मध्यावधि चुनाव का भी परिस्थिति पैदा हो सकता है। हमें कमर कस करके दुगने उत्साह के साथ, इसलिए कि हम चुनाव जीते थे। बहरहाल तेजस्वी के सियासी शगुफे ने सर्द मौसम में सियासत को गर्म कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी इस शगुफे के जरिए हार पर जवाबदेही को टालना चाहते हैं। दिल्ली से अमितेश और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है और अब कांग्रेस की तरफ से सीधे तेजस्वी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आरजेडी कांग्रेस में खींची तलवारें। आरजेडी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। तेजस्वी को कांग्रेस का करारा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर तकरार तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस में ऐसी जंग छिड़ी है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हैं। आरजेडी के वार पर करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने सीधे सीधे तेजस्वी को नसीहत दे डाली है। अगर कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता तो कांग्रेस को 8 या 9% वोट आया है अलग अलग जगह में। अब वो निकाल दीजिए परसेंटेज तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहां खड़े होते। ऐसे बयानों से हर दल के नेताओं को परहेज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के भावनाओं को ठेस न लगे। दरअसल सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सत्ता से दूर रहने के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। ऐसे में कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वो कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी है इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता है। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। इससे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी पत्र लिखकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में आरजेडी नेताओं को यही लगता है कांग्रेस की वजह से ही बिहार में वे सत्ता से दूर रह गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नरकटिया विधानसभा से जीते आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों को छिपाया है। यह दावा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा और इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की।
बिहार में नरकटिया विधानसभा के जो राजद के तथाकथित जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा जनता से छुपाया है। तो यह चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक मुकदमे जो भी चल रहे हैं बताना है, वह उन्होंने नहीं बताया है। इसके खिलाफ बीजेपी किसानों को लगातार कृषि सुधार कानून के बारे में बता रही है। नवादा के वारसलीगंज पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इस पर सियासत कर रहा है और असली किसान इस पूरे आंदोलन में कहीं नहीं है। कहा कि किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वारसलीगंज के मित्रों, बहनों और भाइयों, बताइए, अगर उन्होंने किसानों की उपज पर टैक्स माफ कर दिया नहीं लगेगा तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? और अगर अच्छा किया तो आज कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया है। जनवरी और फरवरी में नहीं होगी सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। देश भर के शिक्षकों के साथ संवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। जनवरी और फरवरी में नहीं होगी किसी भी बोर्ड की परीक्षा। मार्च की तारीखों के लिए हालात का आकलन किया जा रहा है और उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा। इस कोविड की महामारी में आप स्वस्थ होंगे और पूरा परिवार आपका सुरक्षित होगा। इस बीच अनेक बार मैं आपके साथ जुड़ा हूं। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ राष्ट्रपति जी भी अनेक बार जुड़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई बार जुड़े हैं, हमारे बीच आए हैं। और मैंने भी समय समय पर कई बार आपसे सीधा विमर्श करने की कोशिश की है। और जबकि कोरोना काल के इस महासंकट में जब चारों तरफ हमारे सामने चुनौतियां थी और कठिनाइयां थी, मुश्किलों के उस दौर में भी आप सभी अध्यापकगण ने जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और बच्चों को जिस तरीके से संभाला है, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और मैंने लगातार इस बात को कहा है कि यदि बहुत सारे लोगों का इस कोरोना काल में बहुत योगदान है तो शिक्षा से जुड़े इन अध्यापक गण का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। आगे बढ़ते हैं। हफ्ते भर पहले कटिहार के चौधरी मोहल्ले से 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 7 दिनों की जांच के बाद यह मामला अब बम धमाके के खुलासे तक पहुंच चुका है। यह खुलासा गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों में से एक ने किया है। कटिहार से आतंक का अफगानिस्तान कनेक्शन। गुलाम मोहम्मद ने इंटेलिजेंस से खोले राज। कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों में से एक है गुलाम मोहम्मद, जिसने इंटेलिजेंस के सामने आतंकी मॉड्यूल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। गुलाम मोहम्मद है जो कि सबसे पहले इंटेलिजेंस के पास पहुंचा था, या इंटेलिजेंस के ट्रैक करने पर ये इस कार्यालय तक पहुंचा था। गुलाम मोहम्मद जो बड़ा खुलासा किया था, उसके हवाले से ये कहा गया था उसका बेटा आतिकुल अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 आदमी अफगानी मारे गए थे। इसमें उसको फंसाया गया था, ऐसा गुलाम मोहम्मद का कहना है। लेकिन इसके जो भी पहलू है वो तो आगे जांच होगा। और फिलहाल जो इसके साथ अन्य 4 लोग हैं, यानी कटिहार में जो 5 रह रहे थे, ये गुलाम मोहम्मद को फंसाना चाह रहे थे। गुलाम के बेटे पर अफगानिस्तान में बम धमाके करने का आरोप है। अफगानिस्तान के बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है।
दरअसल हफ्ते भर पहले कटिहार के चौधरी मोहल्ले से 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद कटिहार के विदेशी शाखा की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। फरार 2 लोगों में से एक अफगानी नागरिक और दूसरा चौधरी मोहल्ले में जिस मकान में ये लोग रह रहे थे उस मकान का मकान मालिक। 5 पूर्णिया जेल में बंद है और बड़ी बात यह है कि एक जो विदेशी नागरिक है और इन लोग को आश्रय देने वाला अब भी फरार है, जिसपे इंटेलिजेंस लगातार नजर बनाए हुए और स्थानीय पुलिस भी लगातार नजर बनाए है। जाहिर है समय के साथ अहम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में महापाप हो रहा है और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। जुर्म की ये एक ऐसी दास्तान जिसकी कहानी फिल्म से कम नहीं। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का ऐसा ताना बाना बुना जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। आरोप भोला राय नाम के शराब तस्कर और भूमाफिया पर लगे हैं। बड़े से मकान में तिल तिल कर जी रहे दिव्यांग गौरव शाही की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। आरोपों के मुताबिक भोला राय ने पीड़ित दिव्यांग की करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची। साजिश के तहत उसने पहले तो अपने गुर्गे विक्रम को पीड़ित के घर का नौकर बनाया और फिर 24 जनवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कराकर उसकी शादी जबरन अपने गुर्गे और पहले से शादीशुदा विक्रम से करा दी। गौरव शाही को पागल करने की कोशिश हो रही है। गौरव शाही के घर पहुंचकर मारपीट की जाती है और उनकी करोड़ों की संपत्ति को हड़पना चाहता है। जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। मोतीपुर थाने में पीड़ित की पत्नी ने जब भोला राय और विक्रम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया तो भोला राय ने पीड़ित की पत्नी को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया। अब बेटी और बीवी को ढाल बनाकर बदमाशों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए भोला राय और उसके गुर्गे न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पागल खाने भी ले जाते हैं और जबरन दवा दी जाती है। लगभग 1 साल से जो चल रहा है यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ रहता है इसके साथ। पूरे मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। केस के आईओ महेश्वर मंडल पर संगीन आरोप है। मामले के आरोपी भोला राय से आईओ की सांठ-गांठ का आरोप है। मुजफ्फरपुर का बड़ा शराब तस्कर है भोला राय। भोला राय की उत्पाद विभाग और पुलिस को तलाश है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर भी लापरवाही बरती गई। 1 साल से आरोपी भोला राय और विक्रम को बचाने का पुलिस पर आरोप है। जांच में देरी से कई सबूत नष्ट करने का भी इल्जाम है। लेकिन जहां भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। इस पूरे केस में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आ रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस केस से कोई मतलब नहीं है? आईओ नहीं कर रहा कार्रवाई तो वरीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? शिकायत दर्ज होने के 1 साल बाद आईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो क्या माफिया से मिली हुई है मुजफ्फरपुर की पुलिस?
शराब और भू माफिया को कौन बचा रहा है? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। सिवान में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के लेबरी गांव की है, जहां नाले का पानी बहने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायल लोगों में एक महिला भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट के बाद एक झोपड़ी में आग लगा दी गई। काफी देर के बाद हंगामा शांत हुआ। बोधगया के महाबोधि मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी खत्म हो गई है। अब श्रद्धालु यहां दिन भर पूजा कर सकेंगे। ऐसे में अब महाबोधि मंदिर पहले की तरह श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। श्रद्धालु अब सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकेंगे। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं महाबोधि मंदिर के खुलने से एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाबोधि मंदिर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।